है। इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ शेनु अग्रवाल जी। शेनु जी, बहुत शुक्रिया सिरमी से आवाज को वक्त देने के लिए। श्रेया बात कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ हमें क्वार्टर वन में देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद मार्जिन पर प्रेशर दिखा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं ऐसे कहूँगा कि क्वार्टर वन की परफॉर्मेंस से एक्चुअली हम काफ़ी खुश हैं। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके दो तरीके हैं अलग अलग देखने के। पहला है कि डिमांड कैसी रही और अशोक लेलैंड ने कैसा किया। तो डिमांड में एक बहुत अच्छा मोमेंटम क्वार्टर वन में आया। और आप जानते हैं कि क्वार्टर वन इतना आसान नहीं था डिमांड के पर्सपेक्टिव से। बहुत सारा हेडविंड्स था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। फ्यूल अवेलेबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज क्वार्टर वन में देखने को मिला। डीजल के प्राइसेस काफ़ी बढ़े क्वार्टर वन में। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन सब के बावजूद इंडस्ट्री जो है, जैसे एमएचसीवी को देखें तो लगभग 13 से 14% की ग्रोथ एमएचसीवी इंडस्ट्री में रही है। एलसीवी इंडस्ट्री उससे भी बेहतर की है। तो ये हमको एक चीज बताता है कि जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, जो मोमेंटम है, वो बहुत स्ट्रांग है इस वक्त सीवी इंडस्ट्री का। और ये शुरुआत इसकी हुई थी पिछले साल सितंबर के बाद, जब जीएसटी रेट कट अनाउंस हुआ था। तो पहला जो Q1 को देखने का नजरिया है वो ये है कि डिमांड में बहुत दम है। दूसरा जो पॉइंट है जो कि ज्यादा मार्जिन से रिलेटेड है, उससे उसका एक कारण रहा है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं Q1 में। उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और ये भी थोड़ा अनयूजुअल है क्योंकि इतना तेजी से कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना, और वो भी इतने कम समय में, काफी बार नहीं देखा गया है। सो अभी कमोडिटी प्राइस में जो अच्छी बात हम कर पाए वो ये है कि हालांकि इसका इम्पैक्ट काफी सीवियर होता, लेकिन कुछ लीवर्स हमने यूज किए और फॉर्चुनेटली वो सभी काम किए। जैसे पहला ठीक है, लीवर्स आपने यूज किए, वो फॉर्चुनेटली काम किए हैं। लेकिन जब पिछली दफा क्वार्टर फोर में आपसे चर्चा हो रही थी शेनु जी, आपने कहा था कि आसियान मार्केट को लेकर आप काफी पॉजिटिव हैं और इसे भारत के बाद चौथा होम मार्केट बनाने की भी आपने बात कही थी। तो क्वार्टर वन के बाद अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, यहाँ पर क्या अपडेट? बिल्कुल सही है ये बात कि आसियान एक ऐसी मार्केट है जिसमें बहुत पोटेंशियल है अशोक लेलैंड के लिए। और आसियान, हमने ये भी प्लान किया है कि आसियान विल बी आवर फोर्थ होम मार्केट आउटसाइड इंडिया। हमारी जो 3 होम मार्केट्स हैं वो जीसीसी है, सार्क है, अफ्रीका है। और अभी हम आसियान पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। नाउ इसके 2-3 अलग अलग पहलू हैं। पहला ये कि किसी भी नई मार्केट में जाना और अगर उसको होम मार्केट का दर्जा देना है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वहां पर आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल असेंबली शुरू करनी होती है। वहां आपको लोकल लोग हायर करने पड़ते हैं, लोकल एस्टैब्लिशमेंट, अपने ऑफिस वगैरह लगाने पड़ते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनानी पड़ती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। तो ये सब पर बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि हमने वहाँ की एक लोकल कंपनी है पीटी पिंडैट, जो कि एक इंडोनेशियन गवर्नमेंट की कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी काम कर रही है। उसके साथ हमने एक एमओयू साइन किया था, जिसकी वजह से हमारा डिफेंस के थ्रू एक एंट्री उस मार्केट में होगी। साथ ही ये कंपनी हमारी इलेक्ट्रिक बसेस में भी बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि वहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसको ट्रांस जकार्ता कहते हैं, उनकी राजधानी जकार्ता में, उसमें भी ये कंपनी पार्टिसिपेट करना चाहती है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है, वहाँ हमारी कई कंपनी से बातचीत चल रही है। जहाँ तक हम अपना लोकल मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली का सवाल है, उसकी प्लानिंग चल रही है। तो आप इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एक गाड़ी भेजना या एक्सपोर्ट करना नहीं है, ये एक होम मार्केट एस्टेब्लिश करना है। होम मार्केट एस्टेब्लिश करना है आपको, तो यहाँ पर अभी काम और चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाल ही में आपने ड्रिवन के साथ ईवी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के बाद फाइनेंशियल 27 में इलेक्ट्रिक सीवी वॉल्यूम को लेकर क्या उम्मीद है?
देखिए, जहां तक ईवी का सवाल है, ये बात लगभग काफी साफ हो चुकी है कि इंडिया में जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है, खास तौर पे सीवी सेक्टर में, उसमें इलेक्ट्रिक की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। कुछ सेगमेंट्स बहुत तेजी से आगे पेनिट्रेशन या अडॉप्शन कर रही हैं, जैसे सिटी बस है, लाइट कमर्शियल व्हीकल है। लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है कि एंटायर सीवी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक पेनिट्रेशन काफी अच्छा रहेगा। एक नंबर देना ठीक नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हम कह सकते हैं, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने भी देखी हैं, हमने देखी हैं, कि हम कह सकते हैं कि 15 से 20% पेनिट्रेशन अगले 5-6 साल में पॉसिबल है सीवी इंडस्ट्री में। नाउ हमारा जो सीवी में ईवी में जो हमारा फोकस है वो बहुत स्ट्रांग है। हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की है नए प्रोडक्ट्स लगाने में, नई टेक्नोलॉजीज बनाने में। हमारे पास एक बहुत बड़ी ईवी बस की रेंज है, हमारे पास एक काफ़ी बड़ी ईवी इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल की रेंज है। हम अभी 100 से ज़्यादा हैवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी ट्रक मार्केट में हमारे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक्स। तो इसके ऊपर कंपनी का बहुत फोकस है। हमने एक नई एंटिटी स्विच क्रिएट की थी कुछ साल पहले, स्विच इंडिया। वो हम उससे बहुत खुश हैं, उसकी प्रोग्रेस से। FY25 में हमने सोचा था कि वो EBITDA पॉजिटिव हो, जो वो हुई। FY26 में हमारा गोल था कि उसको पैट पॉजिटिव करें। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे कैश फ्लो पॉजिटिव करें। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री भी उस तरफ जाएगी। अशोक लेलैंड उसमें बहुत 5 मिनट काम से कर ऊपर रहा हो। है, ताकि हम एक लीडिंग पोजीशन इस इमर्जिंग ईवी सेगमेंट में ले पाए। ओके, एक आखिरी सवाल शेनु जी, फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए रेवेन्यू और एबिटा गाइडेंस क्या हो सकती है? देखिए, जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, मैंने आपको बताया कि सीवी इंडस्ट्री एक बहुत अच्छे मोमेंटम में चल रही है। हालांकि इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है कि लास्ट ईयर, जैसा हम कहते हैं कि 2 हाफ थे उसके। पहले हाफ में इंडस्ट्री फ्लैटिश थी, दूसरे हाफ में इंडस्ट्री में बहुत तेजी से सुधार आया। इस साल Q1 बहुत अच्छा रहा है, Q2 उससे भी बेहतर रहेगा। Q3 और Q4 में एक हाई बेस था लास्ट ईयर, लेकिन फिर भी अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लूं, तो मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री है, एमएससीवी इंडस्ट्री, वो एक हाई सिंगल डिजिट में बढ़ना चाहिए पूरा FY27 के लिए। और एलसीवी हमें लगता है कि थोड़ा उससे बेहतर ही करना चाहिए। सो उस हिसाब से हमें लगता है कि इंडस्ट्री का मोमेंटम रहेगा, और हमारा रेवेन्यू अकॉर्डिंगली उसके साथ ग्रो करेगा, और कुछ प्राइस हाइक्स का इफेक्ट भी इम्प्रूव्ड रेवेन्यू में आएगा। तो ये तो रेवेन्यू की बात है। तो ये साल डेफिनेटली बहुत बेहतर होगा FY26 के रेवेन्यू से। जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, जैसे हमने कहा कि हमारा लगभग 100 बेसिस पॉइंट EBITDA मार्जिन में गिरावट आई है बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइस इंक्रीज। मुझे ऐसा लगता है कि कमोडिटी प्राइस इंक्रीज का जो प्रेशर है वो Q2 में भी जारी रहेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में अभी भी बढ़ोतरी जारी है। तो Q2 भी एक चैलेंजिंग क्वार्टर होगा उस हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि Q3 में कुछ सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी, और Q4 में मुझे लगता है एक टर्न अराउंड आना चाहिए कमोडिटी प्राइसिंग में। हालांकि ये सब कुछ हमें लगभग हर हफ्ता, हर रोज के बेसिस पे वॉच करना पड़ेगा। तो मैं आपको कोई गाइडेंस तो नहीं दे पाऊंगा अभी बिड्डा का, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि Q1 में थोड़ा लॉस हुआ मार्जिन में, Q2 में भी कुछ चैलेंज होगा, लेकिन Q3 और Q4 में सिचुएशन काफी इंप्रूव होना चाहिए। ओके, Q3 और Q4 को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं आप। शेनु जी, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स।